हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेके आ रहे हैं फिजिक्स का थर्ड क्लास, जिसके अंदर रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर, इसके बाद रहेगा एरर और फिर रहेगा ऑर्डर। तो सबसे पहले बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। मान लो कोई मेजरमेंट है 57 किलोग्राम, ये मास का मेजरमेंट है। किसी भी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डिजिट यूज हुए हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। द नंबर ऑफ डिजिट which are used to specify a measurement is called significant figure। किसी भी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डिजिट यूज हुए हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। और ये डिजिट दो टाइप के होते हैं। एक होता है सर्टेन डिजिट, जिसे रिलायबल बोलते हैं, और एक होता है अनसर्टेन डिजिट। एक सर्टेन डिजिट होता है, एक क्या होता है? अनसर्टेन डिजिट। इन दोनों की नंबर की जो नंबरिंग का एडिशन है उसे क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। अब अनसर्टेन क्या होता है, सर्टेन क्या होता है? देखिए, हम किसी शॉप के ऊपर गए और जो डिजिटल वेइंग मशीन है उसकी यहाँ पे डिस्प्ले होती है, और डिस्प्ले के ऊपर कुछ इस तरह से लिखा आता है 5.07 किलोग्राम। आता है नहीं आता? इस मेजरमेंट को ध्यान से देखिए, ये जो लास्ट डिजिट है ना, ये फ्लक्चुएट करता रहता है। कई बार 7 हो जाता है, कई बार 8 हो जाता है, कई बार 9 हो जाता है। जो फ्लक्चुएट करता है उसे बोलते हैं अनसर्टेन। उसे क्या बोलते हैं? अनसर्टेन। और लास्ट डिजिट हमेशा अनसर्टेन होगा, और इससे पहले वाले जो डिजिट हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सर्टेन बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? सर्टेन। तो सर्टेन डिजिट कितने हैं और लास्ट का एक अनसर्टेन डिजिट, इन दोनों का जो संख्या है, जो एडिशन है, वो क्या कहलाता है? आपका सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। रूल, हाउ कैन वी कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर? किस तरह सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करते हैं? तो हम रूल याद नहीं रखेंगे, हम एग्जाम्पल की हेल्प से इन्हें समझेंगे वन बाय वन। मान लो आपको कहे 54725 के अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। 54725 के अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? तो इसके अंदर आप देखोगे सारे के सारे जो डिजिट हैं वो क्या है? नॉन जीरो। क्या है? नॉन जीरो। तो याद रखिएगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। सारे के सारे जो नॉन जीरो डिजिट हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट होंगे। पहला भी नॉन जीरो, दूसरा भी नॉन जीरो, तीसरा भी नॉन जीरो, चौथा भी नॉन जीरो और पांचवा भी नॉन जीरो। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 5 हुआ। दूसरा, ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, दो नॉन जीरो के बीच में जितनी भी जीरो होगी वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट होगी। रिपीट कर रहा हूं, कोई भी दो नॉन जीरो है 5 और 7, इन दो नॉन जीरो के बीच में कितने भी जीरो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? काउंट होंगे। अदरवाइज नोट, अदरवाइज नोट, नहीं तो वो जीरो काउंट नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब है, दो नॉन जीरो के बीच में यदि जीरो है वो तो काउंट होगी, अदरवाइज जीरो काउंट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल 20050 किलोग्राम, 20050 किलोग्राम। अब ये जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है, ये दो जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है तो काउंट होगी। दो नॉन जीरो तो पहले से काउंट है तो दो तो ये हो गए, और दो जीरो नॉन जीरो के बीच में दो ये होगी, तो 2 और 2 कितना हुआ? 4। और ये जीरो नॉन जीरो के बीच में नहीं है तो ये काउंट नहीं होगी। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 4 हुआ। मैं आपको बता देता हूं कुछ बुक्स में क्या दे रखा है, कुछ बुक्स के अंदर ये दे रखा है 2050
और 2050 किलोग्राम। इसका तो बोल रहा है 3 है, इसका बोल रहा है 4 है। नहीं, गलत, दोनों का ही सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3 है। याद रखिएगा, जो जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है वो तो काउंट होगी, अदरवाइज काउंट नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये जो दोनों रूल हैं ये अभी तक पढ़े हमने फॉल्स मेजरमेंट के लिए। किसके लिए? फॉल्स मेजरमेंट के लिए। अब दो टाइप का होता है मेजरमेंट, एक होता है फॉल्स और एक क्या होता है? ट्रू। फॉल्स मेजरमेंट और ट्रू मेजरमेंट में फर्क देखिए। पुराने टाइम के अंदर हमारे घरों के अंदर कुछ इस तरह का एक ट्रेडिशनल वेइंग मशीन यूज किया जाता था, अब भी करते हैं कुछ घरों में। इसे क्या बोलते हैं? ये ट्रेडिशनल वेइंग मशीन है। क्या ये ट्रेडिशनल वेइंग मशीन, जिसके अंदर 2 पेन यूज होते हैं। क्या होते हैं? 2 पेन यूज होते हैं। इसके ऊपर वेट रखा जाता है, यहां पे सब्सटेंस रखते हैं और मेजरमेंट करते हैं। तो ये पेन ये नहीं बताएगा कि ये कम से कम कितना माप सकता है, ये कम से कम 100 ग्राम मापता है, 200 मापता है, 50 मापता है या 10 ग्राम मापता है, ये नहीं बता पाता। जिस मेजरमेंट के अंदर डिवाइस उसका लिस्ट काउंट ना बताए कि वो कम से कम कितना मापता है, वो होता है फॉल्स मेजरमेंट। क्या होता है वो? फॉल्स मेजरमेंट। अब मार्केट में जाइए, डिस्प्ले लगी होती है, आप मार्केट में से कोई सामान खरीदते हैं, इतना आएगा 2.0 किलोग्राम। 0.0 का मतलब क्या है कि ये डिवाइस बता रही है कि कम से कम कितना माप सकती है? 0.1 किलोग्राम। अब किसी और शॉप पे जाइए, वहां पे यदि कोई एडवांस लेवल का वेइंग मशीन है तो वहां पे वो शो करेगा 2.00 किलोग्राम। इसका मतलब वो कम से कम कितना मापता है? 0.01 किलोग्राम। तो याद रखना, मेजरमेंट के अंदर डेसिमल के बाद जितने जीरो होंगे, डेसिमल के बाद जितने जीरो ज्यादा होंगे, वो मेजरमेंट उतना ही ट्रू होता है। वो मेजरमेंट क्या होता है? इसका मतलब जो डिवाइस कम से कम जितना मापती है, लिस्ट काउंट जितना छोटा होगा, वो मेजरमेंट उतना ही क्या होता है? ट्रू होता है। तो 2 टाइप के मेजरमेंट होते हैं, एक फॉल्स होता है और एक ट्रू होता है। मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे। फॉल्स के अंदर लिस्ट काउंट पता नहीं होता और ट्रू मेजरमेंट के अंदर हमें लिस्ट काउंट पता होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब जो 2 पॉइंट पहले पढ़े थे कि ऑल नॉन जीरो आर काउंटेड एंड ऑल जीरो आर काउंटेड बिटवीन 2 नॉन जीरो, तो ये दोनों रूल सर्टेन के लिए भी यानी ट्रू मेजरमेंट के लिए भी लगेंगे और फॉल्स के लिए भी लगेंगे। अब देखिए ट्रू मेजरमेंट के पॉइंट। अब मान लो इफ we have measurement result is less than 1, यदि आपका हमारा मेजरमेंट का जो रिजल्ट है वो 1 से कम है, जैसे इस तरह आ जाए, तो ये मेजरमेंट 1 से कम हुआ ना। तो याद रखिएगा, जब डेसिमल आ जाए, जब क्या आ जाए? डेसिमल, तो डेसिमल वाले मेजरमेंट के अंदर हमें लेफ्ट हैंड साइड से क्या देखना है? पहला नॉन जीरो देखना है। क्या नॉन जीरो है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये रहा नॉन जीरो। डेसिमल वाले मेजरमेंट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड से पहला नॉन जीरो देखना है। जो पहला नॉन जीरो होगा लेफ्ट हैंड साइड के, उसके बाद जितनी भी जीरो आएगी, ऑल जीरो आर काउंटेड। एक बार फिर सुनिए, डेसिमल वाले के अंदर जो पहला नॉन जीरो होता है, कहां से? लेफ्ट हैंड साइड से जो पहला नॉन जीरो है, पहले नॉन जीरो से इस साइड जो जीरो होगी, इस साइड जो जीरो होगी वो काउंट नहीं होगी, और लेफ्ट हैंड साइड से जो पहला नॉन जीरो है उसके राइट हैंड साइड में जितनी भी जीरो होगी वो सारी की सारी क्या होगी? काउंट होगी। फॉर एग्जांपल 3.0 किलोग्राम, 3.0। तो देखिए डेसिमल आ चुका है, तो लेफ्ट हैंड साइड से पहला नॉन जीरो 3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड के बाद जितनी भी जीरो आएगी नॉन जीरो के बाद वो काउंट होगी। तो 1 जीरो है, तो आंसर कितना आया? सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 2। 3.00 किलोग्राम। लेफ्ट हैंड साइड से नॉन जीरो, पहला ही नॉन जीरो है लेफ्ट हैंड साइड से, इसके बाद जितनी भी जीरो होगी सारी की सारी काउंट होगी। तो नॉन जीरो काउंट हुआ, 2 जीरो है, 2 और 1
सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 3 हुआ। बोलिए क्लियर है क्या चीज? आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दैट पॉइंट। एक और करके दिखा देता हूं आपको। 27.0300 किलोग्राम। तो देखिए पहला नॉन जीरो, देखिए नॉन जीरो है तो नॉन जीरो कितना? 1 2 3 तो नॉन जीरो हो गए। और डेसिमल वाला के अंदर पहले नॉन जीरो, पहला नॉन जीरो कौन सा? लेफ्ट हैंड साइड से पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद राइट हैंड साइड में जितनी भी जीरो आएगी सारी काउंट होगी। तो 1 2 3, 3 और 3, आंसर कितना आ गया? 6। आंसर कितना आया आपका? 6। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। टेन रेज टू पावर डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट फिगर। 10 की पावर का जो रिजल्ट है उसका कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। एग्जामिनर कह दे 5 × 10⁻³ किलोग्राम का सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो 5 एक नॉन जीरो है, 1 हुआ। 10 की पावर का कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, तो रिजल्ट कितना आया? 1 आया। रिजल्ट कितना आया? 1। आपको कह दे 2 × 10⁻⁴ किलोग्राम का बताओ, तो 10 की पावर का सिग्निफिकेंट फिगर होता ही नहीं है, 2 का 1 हुआ, तो रिजल्ट कितना आया? 1 आया। यानी कि इन मेजरमेंट देयर इज नो एनी सिग्निफिकेंट फिगर फॉर 10⁻⁴। मैट्रिक पावर का कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ये सारे के सारे पॉइंट याद रखिएगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ये रूल्स आपके टिप्स पे क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। तो सिर्फ रूल्स को देखना नहीं है, रूल्स को नहीं देखना, रूल्स के जो एग्जाम्पल है उनकी बार बार क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। ये रूल आपके माइंड में क्या हो जाते हैं? सेट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है? जैसे ही टॉपिक खत्म होता है टेस्ट सीरीज निकालिए, क्वेश्चंस बनाकर देखिए, ना बने तो व्हाट्सएप कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। फिजिकल फॉर्मूला हैव अनसर्टेन सिग्निफिकेंट फिगर और इनफाइनाइट। जो फिजिकल फॉर्मूला होता है, फिजिकल फॉर्मूला कैसे? 2πr, πr², 4/3 πr³। ये सारे के सारे फिजिकल फॉर्मूला है। सर्कमफेरेंस का है, सर्कल के एरिया का है, वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है? सॉलिड स्फीयर का। तो देखिए इसके अंदर पाई है और पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 बार। एक बच्चा कहेगा मैं पाई यूज करूंगा 3.14, तो पाई का वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना यूज होगा? 3 होगा। एक बच्चा कह देगा मैं यूज करूंगा 3.1414, तो यहां पे देखिए 3 और 2 5 यूज होगा। और एक बच्चा कह देगा मैं यूज करूंगा 3.14 बार, इसका हो जाएगा इनफाइनाइट। तो कहीं 3 हो रहा है, कहीं 5 हो रहा है, कहीं इनफाइनाइट हो रहा है, दैट मीन ये सर्टेन नहीं है। तो जिस फिजिकल फॉर्मूले के अंदर पाई आ रही है, क्या आ रही है? पाई अनसर्टेन वैल्यू आ रही है, उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? या तो अनसर्टेन होता है या क्या होता है? इनफाइनाइट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एग्जामिनर आपको कहे 5 मीटर है, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, यानी कि सीजीएस सिस्टम में लिखो। जब आप 5 मीटर को सीजीएस में कन्वर्ट करते हो तो बताइए नया सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। तो याद रखना, जब यूनिट कन्वर्ट होती है, जब यूनिट कन्वर्ट होती है एक सिस्टम से और दूसरे सिस्टम में, तो देयर इज नो चेंज इन सिग्निफिकेंट फिगर। जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपकी यूनिट कन्वर्ट कर रहे हो तो याद रखना सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही होता है जो पहले था। पहले 5 मीटर का कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 है। बाद में भी कितना होगा? 1 होगा। करके देख लो। 5 मीटर कितना? 500 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर आया। और आपको पता है 0 डज नॉट काउंट एज सिग्निफिकेंट फिगर, तो कितना आया? 1 पहले है, 1 ही बाद में है। It means there is no change in significant figure when we convert unit from one system to another system। यदि आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हो तो वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर आपका चेंज नहीं होगा। तो ये था सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। अब है राउंडिंग ऑफ।
राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ, सबसे पहले राउंडिंग ऑफ प्रोसेस हम हमेशा से करते आ रहे हैं मैथमेटिक्स में। अब एक और चीज, जब हम फिजिक्स पढ़ाते हैं तो बार बार मैथमेटिक्स का जिक्र करते हैं, क्यों करते हैं? देखिए, चाइनीज समझनी है तो चाइना लैंग्वेज आनी चाहिए, इंडियन को समझना है तो हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए, ब्रिटिश को समझना है तो इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। इसी तरह यदि फिजिक्स को समझना है तो मैथ की लैंग्वेज आनी चाहिए। फिजिक्स की लैंग्वेज है मैथमेटिक्स। फिजिक्स की लैंग्वेज क्या है? मैथमेटिक्स। यानी कि मैथमेटिक्स को आप अच्छी तरह से समझ रहे हो तो फिजिक्स को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो फिजिक्स की लैंग्वेज क्या होती है? मैथ्स होता है। तो राउंडिंग ऑफ क्या होता है? राउंडिंग ऑफ सबसे पहले अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। अप्रोक्सीमेट रिजल्ट लाने के लिए, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट लाने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसे क्या बोलते हैं? राउंडिंग ऑफ। क्या करते हैं? राउंडिंग ऑफ। और यदि आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर आते हो तो अप्रोक्सीमेट क्यों लेकर आते हो? ताकि कैलकुलेशन कम टाइम में सोल्व हो जाए। क्या हो जाए? कैलकुलेशन है टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन के अंदर अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए? फास्ट हो जाए। क्या हो जाए? फास्ट। तो राउंडिंग ऑफ कौन सी वैल्यू देता है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। यदि एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आप राउंडिंग ऑफ यूज नहीं करोगे। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं? राउंडिंग ऑफ जैसे 999 है, 999 है तो आप उसको लिख देते हो क्या? 1000, क्योंकि 1999 के नजदीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? राउंड ऑफ। क्या क्या करते हैं? राउंड ऑफ। अब राउंडिंग ऑफ करते कैसे हैं? पहला पॉइंट, इन एडिशन एंड इन सब्ट्रैक्शन। इन एडिशन एंड इन सब्ट्रैक्शन, जब ऐड करना है और जब सब्ट्रैक्ट करना है तो राउंड ऑफ कैसे करते हैं? सुनिए, 3.2 के अंदर से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 3.2 के अंदर से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 1.1। 1.1। दूसरा 3.21 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1.1। दोनों देखिए, जब सब्ट्रैक्शन करना हो या एडिशन कर, इसको एडिशन कर लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। ये एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ पढ़ लेंगे। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होता है और आपको राउंडिंग ऑफ प्रोसेस करनी है तो याद रखिएगा, राउंडिंग ऑफ करते टाइम आपको डेसिमल के बाद डिजिट चेक करने हैं। डेसिमल के बाद क्या काउंट करने हैं? डिजिट। डेसिमल ये रहा, इसके बाद डिजिट कितना? 1। डेसिमल ये रहा, इसके बाद डिजिट कितना? 1। याद रखिएगा, जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट होने चाहिए जो आपने कैलकुलेशन करते टाइम जो आपके पार्ट हैं उनके अंदर मिनिमम डिजिट कितने हैं। तो डेसिमल के बाद इसका डिजिट भी 1 है और डेसिमल के बाद इसका डिजिट भी 1 है, दोनों ही क्या हुए? बराबर हुए। इसका मतलब रिजल्ट के अंदर भी डेसिमल के बाद डिजिट कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यानी कि 3.2 में 1.1 ऐड करोगे तो कितना आया? 4.3। देखिए डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है, यानी कि ये ट्रू है। यानी कि क्या है? ये ट्रू। अब ये देख लो, 3.21 डेसिमल के बाद डिजिट कितने? 2 हैं और डेसिमल का डिजिट कितना? 1 है। तो 2 और 1 में से कम कौन सा हुआ? 1 हुआ। जो पार्ट आपने यूज किए हैं, जो पार्ट आपने क्या किए हैं? यूज किए हैं, उनमें से कम डिजिट किस में है? कम डिजिट तो इसमें है 1। तो 1 के बराबर ही क्या आएगा? रिजल्ट के अंदर डेसिमल के बाद डिजिट आने चाहिए। तो पहले तो सब्ट्रैक्ट कर लो, 3.21 में से 1.1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 1 और 2.11 आया। अब डिजिट 2 आ रहे हैं बट चाहिए कितना? कम के बराबर 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1। तो यहां पे राउंड ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे। अब राउंडिंग ऑफ का मैं यहां पे रूल बताता हूं, राउंड ऑफ करना कैसे है। राउंड ऑफ करना कैसे है सुनिए, राउंड ऑफ करना कैसे है। पहला 2.593 है। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 और आपको राउंड ऑफ करना है कहां तक? 2 तक। कहां तक है? तो जब राउंडिंग ऑफ करनी हो तो हमेशा डिजिट काउंट किए जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। कहां तक करना है? 2 तक। तो पहला और दूसरा,
पहला और दूसरा। जहां तक करना है वो होता है चेंजर, वो क्या होता है चेंजर, और इसके आगे वाले क्या होते हैं ड्रॉपर। आगे वाला क्या होता है जी ड्रॉपर। जहां तक करना है, दो तक करना है तो लेफ्ट हैंड साइड से काउंट कीजिए, पहला और दूसरा। दूसरा चेंजर है और अगला क्या हुआ ड्रॉपर। यदि ड्रॉपर आपका 5 से बड़ा है, 5 से क्या है बड़ा है, तो चेंजर में एक इंक्रीज कर दो। चेंजर में क्या कर दो एक इंक्रीज। तो देखिए ड्रॉपर 5 से बड़ा है तो चेंजर में एक इंक्रीज कीजिए। रिजल्ट कितना आया 2.6। रिजल्ट कितना आया 2.6। क्लियर है मेरे हिसाब से पॉइंट। सबसे पहले राउंडिंग ऑफ करते टाइम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करोगे लेफ्ट हैंड साइड से। जहां तक करना है वो होता है चेंजर और उससे आगे वाला क्या होता है आपका ड्रॉपर। उससे आगे वाला क्या होता है ड्रॉपर। एक इंक्रीज कर दीजिए और ड्रॉपर को हटा दीजिए। ड्रॉपर को हटा दीजिए। देखिए एक इंक्रीज कर दिया, 5 में एक इंक्रीज कर दिया और जो ड्रॉपर थे उनको हटा दीजिए। ड्रॉपर थे उनको हटा दीजिए। याद रखना ड्रॉपर तभी हटेंगे जब डेसिमल हो। ड्रॉपर तभी हटेंगे जब डेसिमल हो। एक एग्जांपल समझाता हूं जहां पे ड्रॉपर हटते नहीं है, ड्रॉपर की जगह कुछ लगाना है। ड्रॉपर की जगह कुछ लगाना है। देखिए 398 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 398 में? 3 है सॉरी। 398 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3। और 398 का सिग्निफिकेंट फिगर करना है कितना 2। कितना करना है 2। काउंट करो पहला और दूसरा। तो ये हुआ चेंजर। ये क्या हुआ आपका चेंजर। और 8 ये क्या आपका ड्रॉपर। क्या ये ड्रॉपर। आपको पता है ड्रॉपर 5 से बड़ा है तो एक इंक्रीज करो। 9 में इंक्रीज हुआ 10 और 10 की पावर गई 4 तो कितना आया 40। अब देखिए डेसिमल नहीं है तो ड्रॉपर हटाओगे तो ड्रॉपर की जगह 0 लगाना है। क्या लगाना है 0। देखिए 400 आया, पहले 398 था तो 398 के बराबरी तो होता है अप्रोक्सीमेट तो होता है 400। और राउंड ऑफ क्या करने के काम आता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू पाने के लिए काम आता है। राउंड ऑफ क्या करने के काम आता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू पाने के लिए काम आता है। तो याद रखिएगा यदि ड्रॉपर आपका 5 से बड़ा है तो चेंजर में एक इंक्रीज करना है। चेंजर में क्या करना है एक इंक्रीज। दूसरा पॉइंट देखिए 2.73 कितना सिग्निफिकेंट फिगर 3 और इसको राउंड ऑफ करना है कहां तक 2 तक। कहां तक करना है 2 तक। काउंट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड से पहला और दूसरा। जहां तक करना है वो हुआ चेंजर। वो क्या हुआ चेंजर। उससे आगे वाला क्या हुआ ड्रॉपर। क्या हुआ ड्रॉपर। याद रखना इफ ड्रॉपर लेस देन 5, यदि ड्रॉपर आपका 5 से छोटा है तो चेंजर में नो चेंज। चेंजर में नो चेंज। यदि आपका ड्रॉपर जो हटाना है वो 5 से छोटा है तो चेंजर में नो चेंज। तो ये 3 5 से छोटा है तो चेंजर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको एज इट इज रख दो 2.7। क्या रख दो 2.7। तो यही तो है। ये देखिए 2.11 सिग्निफिकेंट फिगर आना कितना चाहिए डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट आना चाहिए। तो सिर्फ एक डिजिट आएगा तो आगे वाला हटाना है। आगे वाला ड्रॉपर हुआ। ये क्या हुआ चेंजर। ड्रॉपर 5 से छोटा है तो कोई चेंज नहीं होगा। कितना आ जाएगा 2.1। कितना आ जाएगा 2.1। अगला रूल देखिए राउंडिंग ऑफ का। इफ ड्रॉपर इज 5, देखिए 5 से बड़ा है तो चेंजर में एक इंक्रीज, 5 से छोटा है तो चेंजर में नो चेंज। अब क्वेश्चन ये है यदि ड्रॉपर 5 हो जाए तो क्या करना है 2.85 और 2.75। देखिए दोनों एग्जांपल। सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3 है और इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करना है कहां तक अप टू सिग्निफिकेंट फिगर कितना 2.85 के 3 है और राउंड ऑफ करना है 2 तक। तो देखिए काउंट करो लेफ्ट हैंड साइड से पहला और दूसरा। जहां तक करना है जिसमें करना है वो चेंजर। वो क्या है आपका चेंजर। और आगे वाला क्या हुआ ड्रॉपर। आगे वाला क्या हुआ ड्रॉपर। याद रखना इफ ड्रॉपर इज 5 and
चेंजर इज इवन, चेंजर इज इवन। ड्रॉपर 5 है, चेंजर क्या है 8, इवन है, तो इवन है तो चेंजर में नो चेंज, चेंजर में नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा चेंजर में। कितना आ जाएगा 2.8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2.8 आ जाएगा। यदि ड्रॉपर 5 है, चेंजर आपका इवन है, तो इवन में कोई चेंज नहीं होगा। अगला एग्जांपल देखो, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2.75 का, 2.75 का कितना है 3 है। इसको राउंड ऑफ करना है कहां तक 2 तक, तो पहला दूसरा, तो ये हुआ चेंजर और ये क्या हुआ ड्रॉपर। यदि ड्रॉपर 5 के बराबर है और चेंजर आपका ओड है, तो ओड में एक इंक्रीज करना है। कब? जब ड्रॉपर 5 है, चेंजर आपका ओड है, तो ओड में एक इंक्रीज कीजिए। रिजल्ट कितना आया 2.8, रिजल्ट कितना आया आपका 2.8। तो ये 3 रूल हैं राउंड ऑफ करने के लिए। पहला रूल, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, राउंडिंग ऑफ करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं लेफ्ट हैंड साइड से। देखिए 2.85 है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ 3, और इसके बनाने कितने हैं आपको 2 करना है। राउंड ऑफ करना है कहां तक 2 तक करना है, तो काउंट करना है लेफ्ट हैंड साइड से पहला और दूसरा। जहां तक करना है वो होता है चेंजर, इसके आगे वाला क्या होता है ड्रॉपर, इसके आगे वाला क्या होता है ड्रॉपर। यदि ड्रॉपर 5 से बड़ा है तो चेंजर में एक इंक्रीज करो। यदि ड्रॉपर 5 से छोटा है तो चेंजर में कोई चेंज नहीं होगा। यदि ड्रॉपर 5 है और चेंजर इवन है, तो इवन में कोई चेंज नहीं होता। और यदि ड्रॉपर आपका 5 है, चेंजर आपका ओड है, तो ओड में क्या होता है एक इंक्रीज होता है। ये 3 पॉइंट है राउंडिंग ऑफ को करने के लिए। मेरे को लगता है कि आप लोगों ने अच्छी तरह से चीजें समझ ली होगी। चलते हैं आगे। तो पॉइंट चल रहा था कैलकुलेशन का कि कैलकुलेशन में राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। देखिए 2 टर्म है 2.82 प्लस 1.2, इनको ऐड करना है। क्या करना है ऐड, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे क्या हो सब्ट्रैक्शन हो। आपको ध्यान क्या देना है, देखिए इस टर्म में डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करने हैं। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, डिजिट आफ्टर डेसिमल कितने 2। इसमें डिजिट डेसिमल के बाद कितना है 1 है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यदि राउंड ऑफ करना है तो हमें डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करने हैं। और जितनी भी टर्म आपने यूज किए, 1 और 2 टर्म यूज किए, इसमें यह देखना है कम से कम डेसिमल के बाद डिजिट कितने हैं। तो कम से कम कितना है 1 है, ये तो 2 ज्यादा हुआ ना। तो यदि डेसिमल के बाद कम से कम जितना डिजिट है उतने ही डिजिट रिजल्ट में आने चाहिए। उतने डिजिट क्या आने चाहिए रिजल्ट में, कम से कम के बराबर आएंगे। अब ऐड करो 2.82 1.2 2 8 2 10 2 1 3 एंड 1 4, कितना आया 4.02, कितना आया 4.02। अब डेसिमल के बाद डिजिट कितने आ चुके हैं 2, बट हमें चाहिए क्या मिनिमम के बराबर 1 होना चाहिए। तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि हटाना पड़ेगा। तो ये हुआ ड्रॉपर, ये क्या हुआ ड्रॉपर, ये क्या हुआ चेंजर। यदि ड्रॉपर 5 से छोटा है तो नो चेंज। आंसर कितना आया 4.0, आंसर कितना आया आपका 4.0। तो इस तरह करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको क्या देखना है, डेसिमल के बाद डिजिट। डेसिमल के बाद जितने मिनिमम डिजिट हैं उतने डिजिट आएंगे किसके अंदर रिजल्ट के अंदर। उसके अंदर कितने आएंगे रिजल्ट के ऊपर। एक एग्जांपल और समझा देता हूं, देखिए 9.365 माइनस 1.23 रिजल्ट चाहिए। तो सब्ट्रैक्शन करना है तो डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करो। इस टर्म में डेसिमल के बाद डिजिट है 3 और इस टर्म के अंदर डेसिमल के बाद डिजिट कितनी है 2। 3 और 2 में से मिनिमम देखना है, मिनिमम 2 हुआ ना, तो इसके अंदर भी डेसिमल के बाद कितने आने चाहिए 2 ही आने चाहिए। रिजल्ट के अंदर कितने आने चाहिए, डेसिमल के बाद उतने डिजिट आएंगे जो टर्म आपने यूज किए उसमें मिनिमम कितना है, मिनिमम 2 है। 3 तो बड़ा हुआ ना, तो 2 ही आने चाहिए। चलो करते हैं 9.365 और 1.23 सब्ट्रैक्ट करो। 5 6 में से 3 3 में 2 1 9 में 1 8 8.135 आया कितना 3 आ रहे हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट कितने आ रहे हैं डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए कितने, मिनिमम के बराबर 2 के बराबर।
तो पहला और दूसरा ये हुआ चेंजर, क्या हुआ चेंजर, और ये क्या हुआ आपका ड्रॉपर। ध्यान से देखिए, ड्रॉपर 5 है, चेंजर आपका क्या है ओड है, तो एक इंक्रीज कर दो 8.14, क्योंकि रूल क्या कहता है, यदि ड्रॉपर 5 है चेंजर आपका ओड है तो एक क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थी कैलकुलेशन के अंदर राउंडिंग ऑफ। कैलकुलेशन कौन सी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। चलो अगला पढ़ते हैं। इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन देखिए कैसे करते हैं। 2.1 को मल्टीप्लाई करना है 3.25 से। एग्जामिनर बोल रहा है कि रिजल्ट का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। देखिए, जब आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था तो आपको क्या करना था, डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करने थे। अब ऐसा यहां नहीं करना। जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो आपको डायरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं। डायरेक्ट क्या करने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं। 2.1 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना 2, 3.25 का कितना 3। अब इन दोनों में से सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम देखना है। मिनिमम कितना 2, तो रिजल्ट का सिग्निफिकेंट फिगर कितना आना चाहिए 2 ही आना चाहिए। मिनिमम के बराबर आएगा रिजल्ट का सिग्निफिकेंट फिगर। अब करते हैं मल्टीप्लाई। 3.25 और 2.1 का मल्टीप्लाई करो। 21 इंटू 5 105, पावर गई 10। 21 इंटू 2 42, 10 52, पावर गई 5। 21 इंटू 3 63 और 5 68। 2 डिजिट और 1 डिजिट पॉइंट लगा दो 6.825, यानी कि रिजल्ट आया 6.825। सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, बट हमें चाहिए क्या मिनिमम के बराबर 2 के बराबर। तो पहला और दूसरा यानी कि यहां तक आपको राउंड ऑफ करना है। तो ये तो हुआ चेंजर, क्या हुआ चेंजर, और ये क्या हुआ आपका ड्रॉपर। यदि ड्रॉपर 5 से छोटा है, चेंजर में नो चेंज, रिजल्ट कितना आया 6.8। रिजल्ट कितना आया 6.8। रिजल्ट कितना आया आपका 6.8। फिर बता रहा हूं, जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो डेसिमल के बाद डिजिट काउंट नहीं करने, आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है। सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना 2, इसका कितना 3। फिर आपको यह देखना है कि कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। 2 और 3 में से कम कितना हुआ 2 हुआ, तो रिजल्ट का भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। और सिग्निफिकेंट फिगर 2 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और राउंड ऑफ की प्रोसेस में ऊपर आपको समझा चुका। आई होप आपको ये सारी चीजें क्या है क्लियर है। अब थोड़ा सा मैं आगे बता देता हूं आपको। कई बार एग्जामिनर ये पूछता है, देयर इज नंबर ऑफ मेजरमेंट गिवन बिलो, विच वन इज ट्रू। 4 मीटर, 4.0 मीटर, 4.00 मीटर और 4.000 मीटर। ध्यान से देखिए, 4 मीटर डेसिमल है ही नहीं, डेसिमल नहीं है तो ये लिस्ट काउंट नहीं बता रहा, और जो लिस्ट काउंट नहीं बताता वो मेजरमेंट क्या होता है, फॉल्स होता है, खत्म हुआ। फिर मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, एक मेजरमेंट ट्री वही होता है जिसका लिस्ट काउंट स्मॉल होता है, जो कम से कम माप सकता है। ये कम से कम कितना मापता है 0.1 मीटर, ये कम से कम कितना मापता है 0.01 मीटर, और ये कम से कम कितना मापता है 0.001 मीटर। जो कम से कम मापता है, जिसका लिस्ट काउंट जितना छोटा होगा, वो मेजरमेंट क्या होता है ट्रू। तो डेसिमल के बाद जितनी ज्यादा जीरो होती है वही मेजरमेंट क्या होता है आपका ट्रू होता है, वही मेजरमेंट क्या होता है आपका ट्रू होता है। कई बार क्वेश्चंस आते हैं एक्यूरेट वैल्यू और प्रिसाइज वैल्यू।
एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यू। एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यू को मैं समझाता हूं आपको, देखिए ये जो सेंटर है ना, ये एक्यूरेट वैल्यू है। सेंटर को क्या मान के चल रहा हूं मैं? एक्यूरेट। तो जो मेजर्ड वैल्यू सेंटर की ओर होगा, जो मेजर्ड वैल्यू सेंटर की ओर होगी उसे बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यू। क्या बोलते हैं उसे? एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। यदि आपका मेजरमेंट की वैल्यू ट्रू वैल्यू के बराबर आ रही है या उसके नजदीक आ रही है, उसे क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। क्या बोलते हैं उसे? एक्यूरेसी। अब आपने क्या किया? ये मेजरमेंट किया और इसके अंदर बहुत सारी वैल्यू आ गई और वैल्यू एक दूसरे के क्या आई? नजदीक आई। क्या आई? नजदीक। बट सेंटर की ओर नहीं है। सेंटर की ओर नहीं है तो नॉन एक्यूरेट है। क्या है? नॉन एक्यूरेट है। बट सारी की सारी मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे के क्या आ रही है? बिल्कुल नजदीक आ रही है। तो इस तरह की प्रोसेस को बोलते हैं, वैल्यू को बोलते हैं प्रिसीजन। क्या बोलते हैं इसे? प्रिसीजन। जब सारी की सारी मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे के नजदीक हो वो मेजरमेंट होता है प्रिसाइज। क्या होता है? प्रिसाइज। और यदि आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के बराबर आती है उसे बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यू। क्या बोलते हैं? एक्यूरेट वैल्यू। तो ये डिफरेंस है एक्यूरेसी के अंदर और प्रिसीजन के अंदर। प्रिसीजन वो होता है जिसके अंदर सारी की सारी मेजर वैल्यू एक दूसरे के नजदीक आ रही है, जैसे 3.11, 3.12, 3.13, तो वो हुआ प्रिसीजन। क्या हुआ? प्रिसीजन। और यदि आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के लगभग बराबर आ रही है, उसके नजदीक आ रही है, उसे क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। क्या बोलते हैं उसे? एक्यूरेसी। और ये था आपका टॉपिक इसके सिग्निफिकेंट फिगर। और इसके बाद टॉपिक है आपका एरर। देखिए क्या होता है एरर। एरर होता है अनसर्टेनिटी इन एनी मेजरमेंट। यदि आप कोई मापतोल कर रहे हो और उस टाइम उस मापतोल की जो टर्म और कंडीशंस हैं, जो रूल्स हैं, उनको आप फॉलो नहीं कर रहे, उसके कारण आपकी जो वैल्यू आ रही है वो ट्रू वैल्यू से क्या हो रही है? थोड़ी सी डिफर हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, कम या ज्यादा आ रही है, उसे क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरर। तो एरर क्या होता है? अनसर्टेनिटी इन एनी मेजरमेंट। और मैथमेटिकली एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अनसर्टेनिटी इन एनी मेजरमेंट और एरर मैथमेटिकली क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एग्जाम्पल से देखिए, समझा रहा हूं आपको। एग्जाम्पल देखिए, ये एक रोड है, ये एक राड ए बी है, इसकी रोड ए बी है। इस ए बी रोड की किसी स्टूडेंट ने मेजरमेंट किया और उसकी मेजर्ड वैल्यू आई 5.1 सेंटीमीटर और इस रोड के ऊपर लिखा हुआ है 5.0 सेंटीमीटर। जो ऊपर लिखी हुई चीज है वो होती है ट्रू वैल्यू। क्या होती है? ट्रू वैल्यू। ऊपर लिखा हुआ है 5.0 सेंटीमीटर। ऊपर जो लिखे होते हैं, ऊपर जो चीज लिखी होती है, कई बार ऊपर लिखा होता है डायमेंशन वगैरह, जो ऊपर चीज लिखी होती है वो क्या होती है? ट्रू वैल्यू। क्या होती है? ट्रू वैल्यू। एक स्टूडेंट ने इस रोड को मेजर किया और इसकी वैल्यू कितनी आई? 5.1 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसी रोड को जब मैंने मेजर किया तो मेरी वैल्यू आई 4.9 सेंटीमीटर। ये सेकंड मेजर्ड वैल्यू है। जब मैंने मापा 4.9 सेंटीमीटर, जब बच्चे ने मेजर किया 5.1 सेंटीमीटर, और जो इसको ऊपर लिखा हुआ है वो क्या होती है? ट्रू वैल्यू। क्या होती है? ट्रू वैल्यू। तो दोनों ही केस के अंदर पहला निकालते हैं स्टूडेंट के केस में। स्टूडेंट के केस में एरर। स्टूडेंट के केस में एरर। ट्रू वैल्यू कितनी? 5 माइनस मेजर्ड वैल्यू कितनी? स्टूडेंट की 5.1। 5.1 कितना आया? -0.1 सेंटीमीटर। अब मेरे केस में देखिए एरर। ट्रू वैल्यू कितनी? 5। मेजर्ड वैल्यू कितनी मेरी? 4.9। एरर कितना आया? +0.1 सेंटीमीटर। इट मींस एरर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। एरर प्लस भी हो सकता है और एरर माइनस भी हो सकता है।
मींस कोई चीज हम 0.1 या 0.2 कुछ ज्यादा भी मेजर कर सकते हैं और कुछ कम भी मेजर कर सकते हैं। यदि कम मेजर कर सकते हैं तो एरर उसमें जोड़ना पड़ेगा, तब एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। और यदि हमने ज्यादा मेजरमेंट कर लिया है तो वो एरर उसमें घटाना पड़ेगा, तब आपकी क्या आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। क्या आएगी, आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। मेरे हिसाब से आप लोग समझ चुके होंगे। तो सुनिए, एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब यही है, यदि आपने ज्यादा माप लिया है और आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, ज्यादा माप लिया है, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो एरर आपको क्या है, घटाना पड़ेगा। और यदि आपने कम माप लिया है, थोड़ा बहुत कम मापा है और आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो जो एरर है वो उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाके क्या आएगी, आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो एरर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। एरर होता क्या है, अनसर्टेनिटी इन एनी मेजरमेंट। और मैथमेटिकली एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की उसके ऊपर। How a measurement is represent. How a measurement is represent. किसी माप तोल को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन सुनिए क्या होता है। किसी भी चीज की एग्जामिनर आपसे रिप्रेजेंटेशन पूछ ले तो आपको क्या करना है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। दिस इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। दिस इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जैसे किसी लेंथ का रिप्रेजेंटेशन है तो लेंथ का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा +5 + -0.1 मीटर। 5 + -0.1 मीटर। जो आगे लिखी हुई वैल्यू है वो होती है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। ट्रू वैल्यू को क्या बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। और जिसके आगे प्लस माइनस लिखा है वो क्या होता है, आपका एरर। क्या होता है, आपका एरर। तो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट ए मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, जो आगे लिखी होती है वो एक्चुअल वैल्यू होती है और जिसके आगे प्लस माइनस लिखा है वो क्या होता है, आपका एरर होता है। क्या होता है, वो आपका एरर। अब मेजरमेंट है आपके पास, सुनिए, आपके पास यही मान लो लेंथ दे रखी है 5 + -0.1 मीटर। ये किसी रोड का मेजरमेंट है। किसी रोड का क्या है, मेजरमेंट। एग्जामिनर बोल दे रोड की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। रोड की क्या बताइए, मैक्सिमम। यदि रोड की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, एरर को बस ऐड कर दो, 5.1 मीटर। एग्जामिनर बोल दे कि रोड की क्या बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ। क्या बताओ, मिनिमम। तो ट्रू वैल्यू में से एरर को घटा दीजिए, कितना, 4.9 मीटर। ये कम से कम है उसकी वैल्यू और ये क्या है, उसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू। यानी कि जो लेंथ है 5 + -0.1 मीटर का मतलब है कि जो आपने मेजरमेंट किया है वो 0.1 ज्यादा भी हो सकता है। तो ज्यादा कितना होगा, लगभग 5.1 मीटर। और -0.1 का मतलब है आपका मेजरमेंट 0.1 कम भी हो सकता है। तो कम से कम कितना हो सकता है, 4.9 मीटर। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो एरर ऐड कर दो, मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो एरर क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। और ट्रू वैल्यू प्लस माइनस जो एरर होता है वो क्या होता है, रिप्रेजेंट करने का मेथड। रिप्रेजेंट करने का मेथड। जैसे एरिया है, किसी एरिया को रिप्रेजेंट करना है तो पहले एरिया की ट्रू वैल्यू लिखो, प्लस माइनस उसका एरर लिख दो और फिर क्या लगा दो, यूनिट लगा दो। क्या लगा दो, यूनिट लगा दो। वो उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद है टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर पहला पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक एरर। इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। सिस्टमेटिक एरर, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। सिस्टमेटिक एरर होता क्यों है, इंस्ट्रूमेंट है कोई, ये मान लो रोड मेजर करनी है, ए बी मेजरमेंट करना है और आपने स्केल यूज कर रखा है पुराना।
आपने स्केल क्या यूज कर रखा है? पुराना। पुराना स्केल का मतलब इसके ऊपर जो डिवीजन है वो क्या हो चुके हैं? रब हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? रब। वो आपको धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? धुंधले दिखाई दे रहे हैं, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। यदि आपको इसके ऊपर जो डिजिट हैं, जो डिवीजन है वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या आप एग्जैक्ट वैल्यू मापोगे? आप आइडिया लगाओगे, और आइडिया लगाई हुई चीज ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। उसके कारण जो एरर आएगा वो क्या कहलाएगा? सिस्टमेटिक एरर। क्या कहलाएगा? सिस्टमेटिक एरर। दूसरा एग्जांपल सुन लो। कई बार क्या है, जब हम स्कूलों में स्केल यूज करते थे तो स्केल कॉर्नर से टूट जाता था, कॉर्नर से टूट, और जब कॉर्नर से टूटा है तो यहां वाला जीरो क्या हो चुका है? गायब हो चुका है। और मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक एंड को जीरो पे रखते हैं। जीरो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करते हैं? वहां पे आइडिया लगाएंगे कि यहां पे जीरो थी, वहां पे जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। उसके कारण जो मेजरमेंट आएगा वो क्या आएगा? आपका एरर आएगा। उसमें क्या आएगा? एरर। तो वो एरर क्या कहलाएगा? सिस्टमेटिक एरर। क्या कहलाएगा? सिस्टमेटिक एरर। क्यों हुआ जी? ड्यू टू डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर यह भी हो सकता है कि जीरो एरर, पॉजिटिव, नेगेटिव, किसी कोई भी आपने इंस्ट्रूमेंट लिया उसके अंदर जीरो एरर हो सकता है, पॉजिटिव एरर भी हो सकता है, नेगेटिव एरर भी हो सकता है। उसके कारण भी जो एरर आएगा वो क्या कहलाएगा? आपका सिस्टमेटिक एरर। क्या कहलाएगा? आपका सिस्टमेटिक एरर। दूसरा पॉइंट सुनिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। इन्वायरमेंट में चेंज होने के कारण, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज होने के कारण क्या होता है? एक रबर की पाइप है। क्या? एक रबर की पाइप। इसका डायमीटर है 1 mm। कितना है? 1 mm। आपने इस रबर की पाइप को कहां रख दिया? समर डेज के अंदर बाहर रख दिया। समर डेज में कहां रख दिया? बाहर रख दिया। समर डेज में टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा तो डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। मान लेते हैं वो कितना हो गया? 1.1 mm हो गया। था कितना? 1 mm। हो कितना गया? 1.1 mm। किसके कारण हुआ? टेम्परेचर बढ़ने के कारण हुआ। तो ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस जो एरर आ रहा है उसे क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? सिस्टमेटिक एरर। आपसे कोई पूछे क्या सिस्टमेटिक एरर रिमूव कर सकते हैं, तो आप कहोगे यस डेफिनेटली। कैसे रिमूव करोगे? डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट को हटाइए, नया इंस्ट्रूमेंट लेकर आइए, एरर अपने आप खत्म हो जाएगा। इन्वायरमेंटल चेंजेस का इफेक्ट ना हो तो आप अपने ऑब्जेक्ट को आइसोलेटेड सिस्टम में रखें जहां पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ना हो। एरर अपने आप क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। तो ये है आपका सिस्टमेटिक एरर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रैंडम एरर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? रैंडम एरर। रैंडम एरर नाम से पता लग रहा है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इन एनी डायरेक्शन। जो एरर किसी भी दिशा में हो, जिसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो, उसे क्या बोलते हैं? रैंडम एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और रैंडम एरर वो होते हैं हुज काज इज अननोन। हुज काज इज अननोन। जिस एरर का कोई कारण ना पता हो, जिसका कोई रीजन ना पता हो, उसे रैंडम एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। एग्जांपल सुनिए। सिंपल बीम, हम फिजिक्स लेबोरेटरी में खड़े हैं और सिंपल बीम की हमें क्या लेनी है? रीडिंग लेनी है। क्या लेनी है? रीडिंग लेनी है। और सिंपल बीम होती है सेंसिटिव। क्या होती है? सेंसिटिव। जब उस लैब के अंदर से कोई पर्सन वॉक करेगा या उस लैब के आसपास कोई व्हीकल चल रहा है तो सिंपल बीम सेंसिटिव होने के कारण उसकी रीडिंग में क्या आएगा? फ्लक्चुएशन आएगा। क्या आएगा? फ्लक्चुएशन। वो कम ज्यादा किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अब वो जो एरर है वो किसका एग्जांपल है? रैंडम एरर का। किसका एग्जांपल है? तो रैंडम एरर वो होता है हुज काज इज अननोन। इट कैन नेवर बी रिमूव। इट कैन नेवर बी रिमूव्ड। ये कभी रिमूव नहीं होता, बट इट कैन बी मिनिमाइज्ड। इट कैन बी मिनिमाइज्ड। इसको आप मिनिमाइज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इसको आप मिनिमाइज। कैसे मिनिमाइज करोगे? बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट। बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट एंड टेकिंग मीन वैल्यू। एंड टेकिंग ए मीन वैल्यू।
एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करो, फिर उसकी मीन वैल्यू ले लो, और मीन वैल्यू किसके बराबर होती है? ट्रू वैल्यू के बराबर होती है। इस तरह आपका एरर क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनिमाइज। तो रैंडम एरर वो एरर है जिसका कॉज पता नहीं होता, जो कभी रिमूव नहीं होता, बट इट कैन बी मिनिमाइज। और यदि आपसे कोई पूछे रैंडम एरर को मिनिमाइज कैसे करते हैं, तो बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट एंड टेकिंग द मीन वैल्यू। बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट टेकिंग द मीन वैल्यू। और इसका मैं एग्जांपल आपको बता चुका हूं फिजिक्स लैबोरेटरी के अंदर। सिंपल बीम का, सेंसिटिव बीम का आपको रीडिंग लेनी है। यदि उस सिंपल बीम के आसपास यदि कोई पर्सन वॉक करता है या उस लैबोरेटरी के आसपास कोई व्हीकल जा रहा है, तो उस टाइम उस सिंपल बीम की जो सेंसिटिव वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होगी और वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। इस टाइप के एरर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके रैंडम एरर। क्या कहलाते हैं? रैंडम। थर्ड पॉइंट, ग्रोस एरर। ग्रोस एरर, जब कोई ऑब्जर्वर काम कर रहा है, रीडिंग ले रहा है, और उस टाइम उस ऑब्जर्वर का ध्यान उस पार्टिकुलर वर्क के ऊपर नहीं है, तो वो रीडिंग कम भी कैलकुलेट कर सकता है और ज्यादा भी कैलकुलेट कर सकता है। इसके कारण जो एरर आया है उसे क्या बोलते हैं? ग्रोस एरर। तो ग्रोस एरर किसके कारण होता है? ड्यू टू अनकंसंट्रेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ड्यू टू अनकंसंट्रेशन ऑफ ऑब्जर्वर। यदि काम करने वाले का ध्यान नहीं होगा उसके काम के ऊपर, तो वो रीडिंग को कम भी माप सकता है, ज्यादा भी माप सकता है। वो एरर होगा, वो क्या कहलाएगा? ग्रोस एरर। आपसे पूछे हाउ कैन वी रिमूव ग्रोस एरर, तो ग्रोस एरर को किस तरह रिमूव किया जा सकता है? बाय कंसंट्रेटिंग ऑन योर पार्टिकुलर वर्क। यदि ऑब्जर्वर अपना फोकस अपने काम के ऊपर करेगा तो ग्रोस एरर अपने आप क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। तो ये एरर का था थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये एरर का क्या था? थ्योरेटिकल कंसेप्ट।